नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर आप कह सकते हैं संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। लास्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो पीवाईक्यूज थे, विशेष रूप से आपके यूपीएससी या यूपीपीएससी आयोग के द्वारा पूछे गए थे, उनको हमने देखा। आज कुछ और प्रश्न इससे संबंधित, उनको भी डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। मैं चाहूँगा यदि आपको उत्तर आता हो तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर संविधान संशोधन केवल आधे से कम राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन से ही संभव है? अच्छा, यहाँ पर वर्डिंग थोड़ी सी गलत है, नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो मतलब आधे से अधिक राज्यों से भी जहाँ पर हमें अनुमोदन लेना पड़ता है या उनकी सहमति लेनी पड़ती है। तो कल इस पर हम लोगों ने बात की थी कि संविधान संशोधन कुल 3 प्रकार से संभव है। एक आपका साधारण बहुमत के द्वारा, एक आपका विशेष बहुमत के द्वारा, और एक आपका विशेष बहुमत के साथ ही आधे राज्यों की सहमति भी हमें लेनी पड़ती है। तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, आधे राज्यों की सहमति। अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रावधान है। कल हमने इसको डिस्कस भी किया था, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका यूपीएससी में एक बार पूछा गया था 1995 में। तो मित्रों, विशेष बहुमत क्या था, तो इस पर भी एक बार बात करते हैं। विशेष बहुमत का मतलब हो गया 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, और उसी के साथ साथ सदन की कुल सदस्य संख्या का जो बहुमत है, ये आपका विशेष बहुमत हो गया, और इसके साथ ही आधे राज्यों की सहमति। तो यहाँ पर आप देखेंगे मित्रों, सबसे पहले आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 में क्या था, तो आप कह सकते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर इसमें बदलाव करना है तो हमें विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति लेनी होगी। इसके बाद आर्टिकल 55, यहाँ पर क्या है, तो आप कह सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। अगर इसमें कोई बदलाव करना है तो भी आपको, आप कह सकते हैं कि विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद मित्रों, यहाँ पर एक और आर्टिकल था जिसको हम आर्टिकल 279 ए के तौर पर जानते हैं, अनुच्छेद 279 ए। इसमें क्या है, तो आप कह सकते हैं वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, या फिर आप कह सकते हैं जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल को संविधान में किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, तो यहीं पर आप लिख सकते हैं, यहीं पर इसको लिखते हैं 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह आपका था 2016 का। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, जीएसटी काउंसिल एक्ट, या फिर आप कह सकते हैं जीएसटी परिषद, आर्टिकल 279 है। अगर इसमें भी हमें कोई बदलाव करना है तो हमें विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति लेनी होगी। इसके बाद आप कह सकते हैं आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 में क्या है, तो केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों में अगर विस्तार करना है हमें, ठीक है, अगर इसमें विस्तार करना है तो आप कह सकते हैं कि यहां पर भी आपको विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। और इसी के बाद अगर राज्यों की भी कार्यपालिका शक्ति में आपको विस्तार करना है, जो कि आपका है आर्टिकल 162 में, ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हैं राज्यों की कार्यपालिका अगर शक्ति में विस्तार करना है तो भी हमें विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। इसी में कुछ शेड्यूल्स को भी हमने डिस्कस किया था कल, तो आप कह सकते हैं
अनुसूची 4 और अनुसूची 7, है ना, अनुसूची 4 और अनुसूची 7 में भी अगर कोई बदलाव करना है तो उसके लिए भी हमें इसी प्रकार के बहुमत की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव, है ना, और यहाँ पर आपने क्या देखा, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति चाहिए होगी। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हमें चौथी अनुसूची से पता चलता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, चौथी अनुसूची चूंकि यहाँ पर ऐड है। 7वीं अनुसूची भी यहाँ पर दे दिया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है तो आप देखेंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची नाम से 3 लिस्ट दी गई है, जिसमें राज्य सूची पे में जो भी विषय लिखे गए हैं उन पर कानून बनाने का आप कह सकते हैं एक्सक्लूसिव राइट स्टेट्स का है। संघ सूची में जो विषय लिखे गए हैं उन पर कानून कौन बनाएगा तो संसद बनाएगा, और समवर्ती सूची पर दोनों ही बनाएंगे। इसके बाद आपका चौथा लिखा हुआ है किसी राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन। तो यहाँ पर मित्रों लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा है, तो क्रिएशन एंड एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर राज्य की विधान परिषद का निर्माण या उसका उत्साधन, ये आपका किस अनुच्छेद में दिया गया है तो ये आपका दिया गया है आर्टिकल 169 में, है ना। और आर्टिकल 169 में अगर संशोधन हमें करना है तो आपको पता है कि यहाँ पर हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता है, साधारण बहुमत। ठीक है, इसी के साथ ही यहीं पर एक और आर्टिकल याद कर लें आप कि आर्टिकल 239A, आर्टिकल 239A यहाँ पर ये क्या कहता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में हमें राज्य विधानमंडल का निर्माण करना है, अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, अगर किसी यूनियन टेरिटरी में अगर हमें राज्य विधानमंडल का निर्माण करना है, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से अगर चौथा ऑप्शन आप केवल एलिमिनेट कर दें तो आपको देखिए उत्तर मिल जाएगा, बाकी आप ना भी पढ़ें तो काम चल जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और ये प्रश्न आपका यूपीएससी 1995 में पहले पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद मित्रों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सम्मुख है, यदि उच्च सदन द्वारा निचले सदन द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर मित्रों कल हम लोगों ने संविधान संशोधन की क्या आवश्यकता होती है ये देखा, संविधान संशोधन के कितने प्रकार होते हैं उसको भी समझा। अब यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है ना, प्रक्रिया क्या है इसको भी एक बार देखते हैं। तो आपको पता है संविधान संशोधन विधेयक, आपको पता है कि अगर हमें संविधान में संशोधन करना है तो सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, संविधान संशोधन विधेयक, एक बिल लाना होगा। अब ये बिल कहाँ पर लाया जा सकता है, संसद में, राज्य विधानमंडल में या दोनों में। तो आप कह सकते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक केवल और केवल संसद में पेश किया जा सकता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल में ये नहीं पेश किया जा सकता। कल इस पर हम लोगों ने बात की थी कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है इसे कौन पेश कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक को कोई भी प्राइवेट मेंबर पेश कर सकता है या कोई भी मिनिस्टर पेश कर सकता है। ठीक है, संसद में यह किस सदन में पेश किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में। संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अभी इन सब पे प्रश्न बनते हैं। आप देखेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक जब आप सपोज कीजिए कि लोकसभा में पेश किया गया, आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में, है ना, अलग अलग इसको विशेष बहुमत से पास कराना अनिवार्य होता है। विशेष बहुमत कितना होता है तो मैंने आपको बता दिया कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का जो बहुमत होता है वो विशेष बहुमत होता है। उससे दोनों ही आप कह सकते हैं सदनों में इसको अलग अलग पास कराना होता है। अब सब मान लीजिए कि लोकसभा में आपका संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया। अब ये विधेयक लोकसभा राज्यसभा के पास भेजेगा। ठीक है, राज्यसभा के पास कितने ऑप्शंस होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि राज्यसभा के पास
4 विकल्प हैं। या तो ये इसे स्वीकार कर सकता है, या तो ये इसे अस्वीकार कर सकता है, या तो राज्यसभा संविधान संशोधन विधेयक को अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकता है। 6 माह के लिए रोक सकता है। और या तो आप कह सकते हैं कि ये इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है लोकसभा में। ये 4 विकल्प होते हैं राज्यसभा के पास। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है आयोग के द्वारा। आप देखेंगे कि पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन विधेयक के केस में किसकी शक्तियाँ ज़्यादा हैं, राज्यसभा की या लोकसभा की। तो आपको पता है कि अगर लोकसभा में विधेयक लाया गया है, पास हो गया है, राज्यसभा में जाएगा तो उसके पास ये 4 विकल्प हैं। अगर राज्यसभा में पेश किया गया है और फिर लोकसभा में भेजा जाएगा तो उसके पास भी यही 4 विकल्प हैं। इसका मतलब संविधान संशोधन विधेयक के मामले में आप कह सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा की जो शक्तियां हैं वो बराबर होती हैं, किसी की कम ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, राज्यसभा या तो इसे स्वीकार करेगा, राज्यसभा अगर इसे अस्वीकार करता है या 6 माह के लिए रोक लेता है। तो इन दोनों परिस्थितियों में क्या माना जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया है। ठीक है, अगर राज्यसभा इसे अस्वीकार कर देता है या राज्यसभा इसे 6 माह के लिए रोक लेता है तो ऐसा माना जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में इस विधेयक के लिए एक मतभेद पैदा हो गया है। और हमें पता है कि नॉर्मल जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है, अगर उसमें किसी भी बिल में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद पैदा होता है तो अनुच्छेद 108 के द्वारा, अनुच्छेद 108 संविधान का राष्ट्रपति को एक शक्ति देता है। क्या देता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके माध्यम से? अनुच्छेद 108 के माध्यम से। क्या इस परिस्थिति में संविधान संशोधन विधेयक के केस में अगर मतभेद पैदा होगा तो क्या राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा की? यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो मित्रों, आप कह सकते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक के केस में लोकसभा और राज्यसभा के एक साथ आप कह सकते हैं संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई भी प्रावधान नहीं है, मतलब ज्वाइंट सिटिंग या आप कह सकते हैं संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर राज्यसभा इसको अस्वीकार कर देता है तो वहीं पर यह बिल समाप्त हो जाएगा, वहीं पर यह विधेयक गिर जाएगा, वहीं पर यह विधेयक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप अपना प्रश्न देखें। आपसे पूछा गया है कि यदि उच्च सदन द्वारा, मतलब राज्यसभा द्वारा निचले सदन द्वारा पारित संविधान विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाता है तो विधेयक का क्या होगा? तो अब आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि विधेयक को वहीं पर छोड़ना होगा, विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाएगा। और यह प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस की मेंस परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर लें। संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है? अनुच्छेद 368 के माध्यम से अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो पहले तो ये संसद में पेश किया जाएगा, राज्य विधानमंडल में पेश नहीं होगा। संसद में पेश होने के बाद क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी? तो आप कहेंगे नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद कहाँ पर पेश किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, किसी में भी ये पेश किया जा सकता है। किसके द्वारा पेश किया जा सकता है? प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर, किसी के द्वारा पेश किया जा सकता है। अगर लोकसभा बिल को पारित कर देता है और राज्यसभा में ये भेजता है, ठीक है, तो राज्यसभा के पास 4 विकल्प हैं। या तो इसे स्वीकार कर सकता है, या तो अस्वीकार कर सकता है, 6 माह के लिए मैक्सिमम रोक सकता है, या फिर पुनर्विचार के लिए इसे वापस कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां संविधान संशोधन विधेयक के मामले में बराबर होती हैं। अगर अस्वीकार या 6 महीने के लिए रोकता है तो इसका मतलब दोनों के बीच में मतभेद हो गया, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। तो क्या संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के माध्यम से? तो आप कहेंगे नहीं बुला सकता है। ठीक है, वहीं पर बिल हमारा रद्द हो जाएगा। राष्ट्रपति की अगर शक्तियों की बात करें, अब मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा दोनों में बिल पास हो गया, ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा बिल को। अब राष्ट्रपति के पास केवल और केवल एक विकल्प है, वो क्या है कि राष्ट्रपति को इस पर अपनी सहमति ही देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं अगर इसके बाद बिल आपका राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को इस पर अपनी केवल सहमति ही देनी होगी। और ये चीज अनिवार्य कब हुई? आप कह सकते हैं 1971 से पहले राष्ट्रपति इस पर अपना वीटो लगा सकते थे, राष्ट्रपति इसे वापस भेज सकते थे, राष्ट्रपति इसे अस्वीकार कर सकते थे, राष्ट्रपति इसको पॉकेट में डाल सकते थे। ठीक है,
लेकिन 1971 के बाद एक अमेंडमेंट होता है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, और इस अमेंडमेंट के द्वारा आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को बाध्यकारी कर दिया गया है संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो गया, इसका ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का ए विकल्प आप देखेंगे यहां पर, सॉरी, यहां पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 93वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपसे पूछा जा रहा है, किससे संबंधित है? तो सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में 2002 में, ये यूपीएससी 2002 में पूछा गया है, और ध्यान से पढ़िए, ये अमेंडमेंट एक्ट की बात नहीं कर रहा है, संविधान संशोधन अधिनियम की बात नहीं कर रहा है, ये संविधान संशोधन विधेयक की बात कर रहा है, बिल की बात कर रहा है। ठीक है, तो 93वां संविधान संशोधन जो विधेयक है, ध्यान रखिएगा, यही आगे चल करके बनता है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, यही आगे चल करके 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 बनता है। और इसने 3 जगह बदलाव किया, ध्यान रखिएगा। एक आपका पार्ट जो भाग 3 है, आपका पार्ट 3 है, उसमें एक मौलिक अधिकारी ऐड करता है अनुच्छेद 21A। अगर डीपीएसपी की बात करें, भाग 4 की बात करें, तो यहाँ पर एक आर्टिकल है आर्टिकल 45, इसमें संशोधन करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी, उसमें एक नई ड्यूटी जोड़ता है, या आप कह सकते हैं 11वीं ड्यूटी जोड़ता है, जिसको आप कह सकते हैं आर्टिकल 51K। अब क्या क्या यहाँ पर ये बदलाव हुए हैं, तो आप कह सकते हैं अनुच्छेद 21A के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा उसका क्या है? मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 45 में कहा गया 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, राज्य उनके पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारी लेगा। और वहीं पे आर्टिकल 51K जो है ये क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा का माहौल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षा का माहौल उत्पन्न कराने या प्रोवाइड करने की, उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये है अभिभावक की। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, तीनों में ही ये बदलाव होते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध होना। तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका यूपीएससी 2002 में पूछा गया था। थोड़ा सा घुमाया कैसे कि इसने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम ना लिख करके 93वां संविधान संशोधन विधेयक लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, देख लें एक बार इसको आप। 3 जगह बदलाव हुए हैं, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल राइट में आप देखेंगे आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उनका मौलिक अधिकार होगा। आर्टिकल 45 में डीपीएसपी में परिवर्तन हुआ कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए उचित पोषण और शिक्षा उपलब्ध कराना ये किसकी जिम्मेदारी होगी? राज्य की होगी। और 11वीं जो ड्यूटी जोड़ी गई या 11वां जो कर्तव्य जोड़ा गया 51K में, वो क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक आयु तक के बच्चे जो हैं उनके लिए शिक्षा का माहौल उपलब्ध कराना यह किसकी जिम्मेदारी है? यह अभिभावक की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है मित्रों, मिलान करने का है ये। तो अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। तो आप देखेंगे कि जो सहकारी समितियां हैं, है ना, आर्टिकल 19(1)(c) में सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है प्रत्येक नागरिक का भारत के अंतर्गत। तो ये किस अमेंडमेंट से आया? तो आप कह सकते हैं कि जो आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2011 का, इसके द्वारा
आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत सहकारी समितियां जोड़ा गया। ठीक है, तो क्या क्या बदलाव हुए आप देख लें इसको यहीं पर। अगर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो इसने आर्टिकल 19(1)(c) में सहकारी समितियां बनाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार होगा, एक तो यहाँ पर बदलाव किया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि आर्टिकल डीपीएसपी में आर्टिकल 43B में भी सहकारी समितियों की स्थापना की बात की गई है। वहीं पर संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9B, पार्ट 9B, है ना। ये आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जोड़ा गया 2011 में। पार्ट 9B सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा यहाँ पर प्रदान किया गया। ठीक है, और अगर आर्टिकल्स की हम बात करें तो आप देखेंगे आर्टिकल 243 GZH से लेकर के 243 ZT तक के जो प्रावधान थे वो आपके भाग 9B में ऐड किए गए 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से। इसके बाद मित्रों, रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण का संरक्षण, मतलब कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2000 में आया था, है ना। 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था आपका 2000 में, उसने क्या किया, तो जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं आर्टिकल 16 में आप देखेंगे आर्टिकल 16 में बदलाव हुआ और जो कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज हैं अनुसूचित जाति और जनजाति की, उनको संरक्षित रखने का प्रयास किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, है ना, इसको स्थापना किस अमेंडमेंट के द्वारा हुई थी, तो आप कह सकते हैं 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014, इसके द्वारा इसको स्थापित किया गया। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या सेपरेशन ऑफ पावर का आप कह सकते हैं झांसा दे करके इसको समाप्त कर दिया गया। इसको लायक इसलिए गया था तो उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में जो जजों की नियुक्ति होती है वो कोलिजन सिस्टम पर आधारित थी, उसको समाप्त करने के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया। और फिर 2015 में वर्ष 2015 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, गैर संवैधानिक। इसके बाद मित्रों, मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने की बात की गई थी 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार देख लें। जो आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 था, इसने क्या किया, तो आप कह सकते हैं कि लोकसभा में अगर मंत्रिपरिषद की हम बात करें तो लोकसभा में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से ये कहा गया कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे वो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होंगे, अधिक नहीं होंगे। लोकसभा में जितने भी सदस्य होंगे, है ना, कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक यहां पर आप कह सकते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हो सकते। उसी तरह इसी के द्वारा अगर विधानसभा की बात की जाए, राज्यों के विधानसभा में भी ये 15% का रूल अप्लाई होता है कि जो विधानसभा में मंत्रिपरिषद होगा, है ना, उसमें सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से के 15% से अधिक नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद होगा विधानसभा में वो 12 से कम नहीं होगा, 12 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आसानी से आप मिला सकते हैं, मिल गया होगा। अनुच्छेद 19(1)(c) आपका हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आपका हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी और बाकी आपका मिल गया है। ठीक है, आपका हो गया 99 अमेंडमेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें, 69वें, 71वें या 79th?
मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, पहले भी देख सकते हैं आप। पीसीएस 2009, यूपी लोअर पीसीएस 2015, है ना। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है। तो आप देखेंगे मित्रों, जो 69th अमेंडमेंट हुआ था, 69th अमेंडमेंट जो हुआ था, उसके द्वारा दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया। नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा। वहीं पर अगर आप देखें, जो 70th अमेंडमेंट था, 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इसके माध्यम से दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। जो 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो इसने क्या किया, तो आप कह सकते हैं इसने 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी थी। कौन कौन सी, तो कल हम लोगों ने बात की थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। इसके बाद अगर 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 61st, तो आप देखेंगे कि जो मतदान की आयु होती है, मतदान की आयु, मतदान की आयु को 21 से घटा करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। मतदान की आयु को 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, भारतीय संविधान का आधिकारिक पाठ हिंदी में प्रकाशित करने के लिए इनमें से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अधिकृत किया गया। अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो था इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हिंदी लैंग्वेज में सारे अमेंडमेंट्स के साथ आप कह सकते हैं प्रभावी करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया, तो यहाँ पर मित्रों बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987। और ये क्वेश्चन आपका देखिए RO-ARO 2016 की परीक्षा में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी पहले जो आपका RO-ARO की परीक्षा हुई है उसमें प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जो भारतीय संविधान का आधिकारिक पाठ है उसको हिंदी में करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया, सभी अमेंडमेंट्स के साथ मिला करके अभी तक जितने हुए थे उसमें हिंदी में करने के लिए, तो आप कह सकते हैं 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 79th संशोधन किससे संबंधित है, 69वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आप देखेंगे लोकसभा, चलिए इसको आप अटेम्प्ट करें पहले। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, केंद्र राज्य संबंध, 2 राजनीतिक दलों की स्थापना, मौलिक अधिकार, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण। तो यहाँ पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस 2008 और लोअर पीसीएस 2013 में पूछा चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो 79th अमेंडमेंट था, जो 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें क्या था, तो आप कह सकते हैं कि 79 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा, है ना, लोकसभा और विधानसभा में SC, ST और एंग्लो इंडियंस, इनके लिए जो सीटों का आरक्षण है, ठीक है, उसको 10 और सालों के लिए बढ़ा दिया गया था, 10 और सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके बाद आप देखेंगे 95th अमेंडमेंट थोड़ी देर पहले हमने देखा था, उसमें भी ये 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि किस अमेंडमेंट के द्वारा एंग्लो इंडियंस का जो प्रतिनिधित्व था, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा समाप्त किया गया था, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे समाप्त किया गया है, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यहां पर मित्रों डी विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है।
की कुछ विशेषताएं इसके लिए इतनी आवश्यक हैं कि उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता, तो ये गलत हो गया। मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है, कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है। ठीक है। संविधान में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही संशोधन किया सकता है। प्रक्रिया के अनुसार ही लग गया तो इसलिए गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 368 में दो तरह की विधि बताई गई है संविधान संशोधन के लिए। एक आपका विशेष बहुमत और दूसरा है विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की संतुति। लेकिन एक और तरीका है जिससे संविधान में संशोधन होता है, और वो कौन सा है? तो आप कह सकते हैं साधारण बहुमत, जिसकी बात अनुच्छेद 368 नहीं करता है। तो इसलिए यहां पर यह विकल्प हमारा गलत हो गया। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो यहीं पर यह गलत हो गया। आपको पता है जो 42nd अमेंडमेंट था हमारा, उसने 3 नए शब्द जोड़े थे, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर एक ही विकल्प बचा, ए विकल्प, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे एक कहानी आप सुन लें तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है। नाइनटीन सिक्सटी में 1960 में एक केस होता है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, बेरूबारी बनाम भारत संघ 1960। ठीक है, बेरूबारी बनाम भारत संघ। ये केस क्यों हुआ? तो आप कह सकते हैं कि न्यायालय में यह प्रश्न पूछा गया कि क्या विधायिका के पास प्रियम्बल में बदलाव करने की शक्ति है। तो इस केस में आपको पता है कि न्यायपालिका ने क्या जजमेंट दिया कि चूंकि जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट या आप कह सकते हैं विधायिका प्रियम्बल में बदलाव नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये आपका बेरूबारी मतलब प्रियम्बल में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो संविधान का हिस्सा है या नहीं है। ये बात कहाँ से पता चलती है? तो बेरूबारी बनाम भारत संघ, पहले 1960 में क्या पता चला कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट उसमें बदलाव या अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। उसके बाद आप देखेंगे कि अपने ही जजमेंट को 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो मामला था, 24 अप्रैल 1973 को जजमेंट आता है, और उसमें अपने ही पहले जजमेंट को यहाँ पर बदल देता है न्यायालय, और क्या कहता है कि जो प्रियम्बल है ये या जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है, और पार्लियामेंट या विधायिका इसमें बदलाव कर सकती है। पर यहीं पर आप देखेंगे कि 1973 के केशवानंद भारती केस में ही, केशवानंद भारती केस में ही न्यायालय के द्वारा एक डॉक्ट्राइन दी जाती है जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत कहा जाता है। संरचना का आधारभूत संरचना का सिद्धांत न्यायालय के द्वारा केशवानंद भारती केस में दिया जाता है, और न्यायालय ये कहता है कि विधायिका संविधान के सभी भागों में यानी कि 22 भागों में बदलाव कर सकती है, अपितु उसको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जो हमारा संविधान है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी जो आधारभूत संरचना है, या फिर आप कह सकते हैं उसका जो फंडामेंटल पिलर है, वो कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो फिर विधायिका न्यायपालिका से कहता है कि ऐसे कौन कौन से प्रोविजन हैं जो आप कहते हैं कि संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, आप बता दो तो हम उसमें संशोधन नहीं करेंगे, बाकियों में करेंगे। तो न्यायपालिका वहां पर एग्जैक्ट नहीं बताता है। ठीक है, न्यायपालिका कहता है कि जब आप करोगे तब हम बताएंगे कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। तो अब पार्लियामेंट और मुसीबत में पड़ जाती है, या फिर आप कह सकते हैं विधायिका और सोच में पड़ जाती है। अब क्या करें? हम कुछ भी करेंगे, अगर न्यायपालिका को पसंद नहीं आएगा तो भाई वो कह देगी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप इसे नहीं बदल सकते। तो इसी आप कह सकते हैं मसौदा में विधायिका के द्वारा एक अमेंडमेंट लाया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर ये निर्णय होता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है केशवानंद भारती केस में, और उसमें बदलाव हो सकता है, और तुरंत आप देखेंगे कि 1973 के बाद 1976 में ही हमारे प्रेमबल में अमेंडमेंट हो जाता है, प्रस्तावना में अमेंडमेंट हो जाता है ना।
जिसमें आप देखेंगे सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये 3 नए वर्ड उसमें जोड़ दिए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि विधायिका के द्वारा इसका तोड़ निकालने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है, कि अब न्यायपालिका तो हर चीज़ को बता देगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान की आधारभूत संरचना का हिस्सा है। तो विधायिका क्या करता है कि एक अमेंडमेंट करता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इस अमेंडमेंट के द्वारा अनुच्छेद 368 में ये 2 क्लॉज जोड़ता है, क्लॉज 4 और क्लॉज 5, और इन दोनों क्लॉज के माध्यम से संसद के द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधन के न्यायिक समीक्षा का जो विंडो है उसको यहां पर बंद कर देते हैं। मतलब अब कहता है ये अमेंडमेंट, ये कहता है, या आप कह सकते हैं इस अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान ये कहता है अनुच्छेद 368 के द्वारा जो भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट या संसद के द्वारा किया जाएगा उसकी न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार जुडिशरी के पास नहीं है। अब ये बात संविधान में ही लिख दी गई है, और फिर न्यायालय चक्कर में पड़ जाता है कि अब क्या करें भाई, इसने तो हमारा विंडो ही क्लोज कर दिया कि अब तो अमेंडमेंट हम कर ही नहीं पाएंगे। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि 1976 के बाद से लेकर के 1976 से लेकर के 4 सालों तक न्यायालय सोचता है कि क्या करें, और फिर फाइनली 1980 में एक केस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका मिनर्वा मिल्स केस। और इस केस में मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस होता है, और इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है ये जजमेंट देता है कि अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद के पास संविधान में संशोधन करने की जो सीमित शक्ति है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब आर्टिकल 368 को ही ये बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान की आधारभूत संरचना का पार्ट बता देता है। और यहां पर आप देखिए तब से लेकर के अब तक विधायिका के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। भाई जब आर्टिकल 368 ही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो यहां पर ये जो 2 अमेंडमेंट किए थे क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में, जिसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा ऐसा कहा था विधायिका ने, तो ये दोनों ही खारिज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 368 तो कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं आधारभूत संरचना का पार्ट हो गया। तो आप कह सकते हैं कि मिनर्वा मिल्स केस जो है इसने आर्टिकल 368 को ही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बता दिया। मतलब केशवानंद भारती केस में न्यायालय क्या बताना चाह रहा है कि संविधान के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनमें बदलाव संभव नहीं है। केशवानंद भारती केस के द्वारा न्यायपालिका ने कहा कि जो संविधान निर्मात्री सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें जो मेंबर्स थे उनको आज के जो सांसद हैं या आज के जो संसद सदस्य हैं वो ओवरराइड नहीं कर सकते। मतलब संविधान लिखने का अधिकार नहीं है आज के सदस्यों के पास। जो संविधान लिखा जा चुका है केवल उसमें बदलाव या संशोधन करने का ही अधिकार प्राप्त है आज के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं। ठीक है, तो यहां पर केशवानंद भारती केस में कहा गया कि आप नया संविधान नहीं लिख सकते, जो संविधान लिखा हुआ है उसमें ही आप बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार कौन रखता है? तो अभी आपने देखा कि मौलिक अधिकार हो या 22 के 22 भाग हो, संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। और यह प्रश्न आपका पीसीएस 2016 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा वनों को राज्य सूची से हटा करके कहां डाला गया? संवर्ती सूची में। तो आप देखेंगे एक अमेंडमेंट है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके माध्यम से जो आपकी 7वीं अनुसूची है उसमें आपके 3 लिस्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो यहां पर 42वें संविधान संशोधन नियम ने राज्य सूची के 5 विषयों को, राज्य सूची के 5 विषयों को संवर्ती सूची में डाल दिया, संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया। और ये 5 विषय थे कौन से? तो पहला था आपका वन, दूसरा था आपका शिक्षा, तीसरा था आपका भार माप, ठीक है, उसके बाद
चौथा था आपका न्याय का प्रशासन, न्याय का प्रशासन, और पांचवा था आपका वन्य जीव, वन्य जीव, जंतु और पक्षियों का संरक्षण। तो इन 5 विषयों को राज्य सूची से निकाल करके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने समवर्ती सूची में रख दिया था। तो यहां पर आप देखिए बी विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 39 बी और सी में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए पारित कोई भी कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। यहां पर आप देखिए आपका जो 25th अमेंडमेंट था, 25वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा क्या किया गया कि जो आपका 39 बी और सी है, ये क्या है 39 बी और 39 सी, ये आपके हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी। इनको प्रभावी करने के लिए डीपीएसपी में जितने भी आपके निर्देश लिखे हुए हैं, है ना, उनको प्रभावी करने के लिए राज्य को उसके लिए कानून बनाना पड़ता है। ठीक है, अब अगर राज्य कानून बनाता है अनुच्छेद 39 बी और 39 सी को प्रभावी बनाने के लिए, और वो बनाया गया कानून अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 इन दोनों का उल्लंघन भी क्यों ना कर रहा हो, उसको नल या वॉइड घोषित नहीं कर सकता न्यायपालिका। यह बात किसमें कही गई, तो आप कह सकते हैं ये बात कही गई 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। जो 25वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ये कब आया था, यह आया था आपका 1971 में। जो 25वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1971 का, उसके द्वारा यह बात कहा गया कि 39 बी और सी में जो भी डीपीएसपी लिखे गए हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया कानून, राज्य के द्वारा बनाया गया कानून अनुच्छेद 14 महज इस बेसिस पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन कर रहा है। पहले यहां पर अनुच्छेद 31 भी लिखा हुआ था, अनुच्छेद 14, 19 और 31, है ना, आपको पता है बाद में 31 हटा दिया गया। तो 14 और 19 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा अगर वो 39 बी और सी को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाया गया है। यहाँ पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह भी प्रश्न आपका यूपीएससी 2009 में पूछा गया था, इसे 2009 की परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया। तो आप देखेंगे 4 विकल्प दिए गए हैं, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय जो आयोग था उसको अलग करके 2 अलग आयोग किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो यहाँ पर मित्रों जो 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था हमारा, ध्यान रखिएगा सी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, आप देखेंगे कि इसके द्वारा आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बनाया गया, मतलब अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अनुच्छेद 338 में, और वहीं पर अनुच्छेद 338 ए में आप देखेंगे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब बनाया गया। ठीक है, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और उसके बाद आगे चल करके आप देखेंगे कि जो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है, उसके द्वारा आर्टिकल 338 बी में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया, है ना, जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण है, 338, 338 ए और 338 बी। 338, 338 ए था, ये 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा विभाजित किया गया। पहले एक ही में संयुक्त रूप से था, बाद में इस अमेंडमेंट के द्वारा इसको विभाजित कर दिया गया। और बाद में 102वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, ये था आपका 2018 का। ठीक है, तो इसके द्वारा 338 बी बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है। तो पहली बात कर चुके हैं, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, है ना, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो ए विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा।
IS 2007 में, PCS 2004 और 2015 में ये पूछा गया है। पहले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको एक तरफ अमेंडमेंट्स लिखे गए हैं और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड प्रोविजन लिखे गए हैं। तो 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2006, इसके द्वारा इनमें से किस अनुच्छेद में बदलाव किया गया, और ये सारे विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको। ए का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, 164 हो जाएगा। 164 में क्या है, तो जो मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स है ना, उनसे संबंधित प्रावधान है। स्पेसिफिकली आप देखेंगे कि ऐसे राज्य जहाँ पर शेड्यूल्ड एरियाज नहीं है और वहाँ पर अगर हमें मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स नियुक्त करना है ना, तो कुछ राज्यों को इस ऑब्लिगेशन से मुक्त किया गया था। तो अनुच्छेद 168 में संशोधन किया गया, 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006, और उसके माध्यम से आप कह सकते हैं विशेष रूप से बिहार, ठीक है। उसके बाद 95वां संविधान संशोधन नियम 2009 जो है, आप देखेंगे पहले ही बात की है हमने, ये आपका अनुच्छेद 334 जो है, जो कि आपका लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC, ST और एंग्लो इंडियंस इनको प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहा है। यहाँ पर 10 साल के लिए इनका प्रतिनिधित्व और बढ़ाया गया था। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम था आपका 2011 का, ठीक है। इसने 8वीं अनुसूची में बदलाव किया। क्या बदलाव किया, तो आप कह सकते हैं कि जो 8वीं अनुसूची में उड़िया था, उड़िया लैंग्वेज था, उसको रिप्लेस करके क्या किया गया, उड़िया, ठीक है। और जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 है, इसने आपके अनुच्छेद 15 में बदलाव किया। बिल्कुल सही है, तो पहला विकल्प यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 15 में आप देखेंगे एक क्लॉज जुड़ता है आर्टिकल 15 में, अनुच्छेद 15 में एक क्लॉज जुड़ता है 15(6), और उसी तरह अनुच्छेद 16 में एक क्लॉज जुड़ता है 16(6). अनुच्छेद 15(6) में आप देखेंगे कि जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, सामान्य वर्ग में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनको 10% का आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। कहाँ पर, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें प्रवेश के लिए। ये बात हुई है 15(6) में, और उसी तरह 16(6) में 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है EWS को। कहाँ पर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, मतलब रोजगार में। तो यहाँ पर ए विकल्प इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न भी आपका RO-ARO 2016 की जो मुख्य परीक्षा हुई थी मेंस की, उसमें प्रश्न आपसे पूछा गया था, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।